तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और संघर्षों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टपल। तो टपल के अंडर में और क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि टपल होता क्या है। फिर इसके बाद मैं कुछ इसके बेसिक फीचर्स आपको पढ़ाऊँगी, है ना, प्रॉपर्टीज़ भी जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज़ मैं इसके अंदर आपको कराऊंगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि टपल बनाए कैसे, इसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद टपल के ऑपरेशंस पढ़ेंगे जिसमें ये चारों रहेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे टपल को ट्रैवर्स करना यूजिंग लूप्स, कैसे हम ट्रैवर्स कर सकते हैं टपल को, हम ये बात करेंगे। इसके बाद हम कुछ बिल्ट इन फंक्शन, कुछ नहीं बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं इसके, तो वो बिल्ट इन फंक्शन सारे करेंगे। अगर आप टपल पढ़ रहे हो ना, तो इससे पहले स्ट्रिंग और लिस्ट जरूर पढ़ लेना। इसका रीज़न ये है कि स्ट्रिंग और लिस्ट में भी यही सारे टॉपिक्स मैंने एज इट इज़ कवर किए हैं। तो अगर आप स्ट्रिंग और लिस्ट पढ़ेंगे उसके बाद टपल पढ़ेंगे ना, तो आपको बेटर वे में चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए आप ज़रूर से मेरी स्ट्रिंग और लिस्ट वाली वीडियो देख लेना, और अगर आपको ये पहले से पढ़ चुके हैं तो फिर सीधे टपल पढ़ सकते हैं। ठीक, चलो तो पहले जानते हैं टपल होता क्या है। तो एक तो इम्यूटेबल सीक्वेंस है, बोल रहा है टपल। इम्यूटेबल मतलब कि अनचेंजेबल, अनचेंजेबल मतलब होता है, और सीक्वेंस डेटा टाइप है ना, इसमें जो भी डेटा रहेगा वो सीक्वेंस्ड वे में होगा, मतलब आप उसकी ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, ऑर्डर्ड वे में रहेगा। ठीक है, और ऑर्डर्ड वे में है तो हम इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज जो है ना, इन्हीं से हमको पता चल जाता है कि हम क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं, क्या ऑपरेशंस नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले आपको उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इम्यूटेबल का मतलब है कि एक बार हम इसमें इसको बनाने के बाद, टपल को बनाने के बाद इसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर पाएंगे, नया जोड़ नहीं पाएंगे, कुछ नया हटा नहीं पाएंगे, तो इसको बोलते हैं इम्यूटेबल, है ना। आप कर सकते हैं ये ऑपरेशंस, लेकिन वो नया ऑब्जेक्ट में वो क्या होगा, फिर टपल क्रिएट हो जाएगा, उसी ऑब्जेक्ट उसी मेमोरी लोकेशन में नहीं रहेगा, वो टपल नया बन जाएगा। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले हम बात किए कि राउंड ब्रैकेट में हम रखेंगे टपल को। अब मैं आपको ना एक टपल बना के दिखाती हूँ कि टपल एक्चुअली बनता कैसे है। ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज, उसके बाद क्या होगा, ये टपल की सबसे बड़ी पहचान है इम्यूटेबिलिटी, क्योंकि ये ना डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमको। ठीक है, अब कोई चीज़ अगर आप एक बार बनाने के बाद चेंज नहीं कर पा रहे हैं, बार बार एक्सीडेंटली उसको चेंज नहीं हो रहा है, वो आपसे गलती से चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वही डेटा की सिक्योरिटी बनी हुई है ना। हेट्रोजीनियस रखता है। अब जैसे ये मैं ए नाम का टपल बना देती हूँ, क्योंकि मैं बोली मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर रखूंगी, मैं रख दी। इसके बाद हेट्रोजीनियस डेटा कलेक्शन आप इसमें रख सकते हैं, मतलब अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स आप इसमें रख सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने पहला इंटीजर रख दिया, दूसरा फ्लोट रख दिया, तीसरा स्ट्रिंग रख दिया, इस तरह से आप रख सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि टपल में क्या होता है, मेमोरी फिक्स होता है, और लिस्ट जो है वो फिक्स नहीं होता था, इसलिए लिस्ट के कंपैरिजन में टपल जो है वो थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, अब मैं एक टपल पहले आपको बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद हम बाकी चीज़ें करेंगे बात। ठीक है, इसी में मैं ना पहले ए कर देती हूँ प्रिंट, यहीं पर ए इक्वल टू करके मैं टपल बना देती हूँ कुछ इस तरह से, कैपिटल ए रख लीजिएगा। अब रख लेते हैं अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स इसमें। ठीक है, जैसे कि एक रख लिया इंटीजर, दूसरा रख देते हैं हम इसमें फ्लोट टाइप का, तीसरा हम इसमें रख देते हैं स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, स्ट्रिंग में यहाँ पर रख देते हैं ए भी। अब जब मैं इसको करूँगी ना प्रिंट और ए का टाइप पता करने की कोशिश करूँगी, तो आप देखिएगा यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, तो ये मिलेगा क्लास टपल, मतलब ये टपल टाइप का है। ठीक है, आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा जैसे लिस्ट प्रिंट होता था। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है एक्सप्लेन द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग टपल एंड द स्पेशल केस ऑफ सिंगल एलिमेंट टपल। पहले तो ये बताओ कि टपल क्रिएट कैसे करते हैं, इसके सिंटैक्स को बताओ, साथ ही साथ हमको ये भी बताना है कि सिंगल एलिमेंट टपल का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, दोनों बताते हैं। तो पाइथन में टपल एक इम्यूटेबल सीक्वेंस है जिसको हम राउंड ब्रैकेट में रखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स को, है ना, जैसे कि मैंने ऊपर करके आपको दिखाया था। ठीक है, अब कॉमा से सेपरेट किए है ना इस तरह से। ठीक है, ये और ये जो
टपल बनाने की प्रक्रिया है ना, इसको टपल पैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, टपल अनपैकिंग भी होता है, जिसमें हम टपल के हर एक एलिमेंट्स को क्या करते हैं, टपल से बाहर निकालते हैं और अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब जनरल सिंटैक्स देखें तो हम कैसे अभी लिखे थे कि पहले टपल नेम लेफ्ट साइड में लिखे थे, उसके बाद इक्वल टू करके राइट साइड में अलग अलग आइटम्स को हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर रख दिया था। ठीक है, इस तरह से आप टपल बना सकते हैं, जैसे कि इसने बनाया है इस तरह। ठीक, उसके बाद कैसे हम एम्प्टी टपल बनाएं, दूसरा तरीका है। तो एम्प्टी का टपल बनाने के लिए आप इस तरह से टी इक्वल टू ये भी बना सकते हैं, या फिर आप ना इस तरह से टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करके भी टपल बना सकते हैं। तो अब इसको हम लोग करके देखते हैं कि हम कैसे ये बना सकते हैं। तो जैसे कि पहला वाला बोल रहा है, आप इस तरह से बना सकते हैं टपल। ठीक है, जिसमें एम्प्टी ब्रैकेट हो, कुछ भी ना हो। और अब मैं टाइप पता करना चाहूँ ए का, तो क्या आएगा यहाँ पर, देखिए ये फिर भी आ रहा है टपल टाइप। और अगर मैं इस तरह से ना इसको क्या कर दूँ, टपल कंस्ट्रक्टर के अंदर रख दूँ। ठीक, टपल कंस्ट्रक्टर के अंदर रख दूँ, लेकिन स्मॉल में रखिए, क्योंकि इस तरह से लिखते हैं स्मॉल टपल। अगर आप इसको एक भी कैपिटल कर देंगे ना, तो फिर आंसर आ जाएगा गलत। ठीक, तब भी ये क्या है, देखिए क्लास टपल। और इसमें ना कुछ मैंने रखे हैं ट्रिकी क्वेश्चंस। एक्चुअली ये चीज़ें हमको याद नहीं होती, हमको टपल का कॉन्सेप्ट तो याद हो जाता है, पर ये चीज़ें याद नहीं होती। एक तो मैंने अभी करके दिखा दिया, इस तरह से रखेंगे तब भी वो टपल रहेगा। अब ना अगर आप एक केवल यहाँ पर डेटा रखे इंटीजर टाइप का और उसको कॉमा रख दिए ना, तो फिर वो टपल बन जाएगा। कैसे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर केवल 10 रखते, केवल 10 रखते ना, तो वो इंटीजर टाइप का बनता। मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए इंटीजर टाइप का बन रहा है, लेकिन इसमें केवल आप एक कॉमा रख दो बस। ये अब इसको रन करके देखोगे ना, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, ये टपल टाइप का बन जाएगा। तो ये था। और एक ना इस तरह से अगर टपल के अंदर केवल एक एलिमेंट रखोगे तो इंटीजर बन गया था, जैसे कि मैंने दिखाया। तो कॉमा लगाना मत भूलना अगर वो टपल है। और 1 2 3 तो आप रख सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप कुछ भी ब्रैकेट यूज नहीं किए हो, बस अलग अलग डेटा को ऐसे ही रख दिए हो, ठीक है, बिना कोई ब्रैकेट लगाए, तब भी वो बाय डिफॉल्ट टपल ही रहता है। जैसे मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाती, इसमें मैं केवल ना अलग अलग एलिमेंट्स रख देती हूँ, जैसे 20.3 रख देती हूँ, फिर कॉमा करके एक स्ट्रिंग भी रख देती हूँ, मान लो ए बी, है ना। अब इसमें मैंने ब्रैकेट्स तो लगाए नहीं, तो अब लिस्ट है क्या है ये कैसे पता चलेगा मुझे, है ना। लेकिन ये होता है टपल दोस्तों, क्योंकि ये देखिए। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो, एक तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगा, ये चीज़ें भी याद हो जाएंगी, क्योंकि ये इंटीजर है, आपको समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ये। ठीक, और ये वाला तो आप बिल्कुल याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी सब सेम ही चीज़ है, उन्हीं को मैंने यहाँ पर बताया, अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है डिस्क्राइब द इंडेक्सिंग मैकेनिज्म। तो इंडेक्सिंग मैकेनिज्म क्या होता है ये बताना है टपल में। तो सेम ही होगा, इंडेक्सिंग मतलब क्या है, लिस्ट और स्ट्रिंग में जैसे हम काम कर रहे थे वैसे ही होता है। ठीक, हम एक क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं हर एक एलिमेंट को, जिसको हम बोल देते हैं क्या, इंडेक्सिंग। तो दो तरह से होती है इंडेक्सिंग, एक तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और दूसरा होता है बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड मतलब होता है जब आप 0 से शुरू करेंगे और बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, और -1 से शुरू करेंगे तो दाएं से बाएं। अब ये आपको समझ आया होगा नहीं आया होगा, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप 0 से शुरू करेंगे ना, तो पहला एलिमेंट ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। और अब इसमें आप कैसे कर रहे हैं इंडेक्सिंग, तो आप लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, है ना। अब इसी में अगर आपको बैकवर्ड इंडेक्सिंग करना है ना, तो आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग कैसे कर लेंगे कि आप पहले तो राइट साइड से शुरू करेंगे। ठीक, यहाँ से इसको देंगे -1, इसको देंगे -2, इसको देंगे -3 और इसको देंगे -4। तो ये जो है ना, ये बन गया क्या, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ये हो गया क्या, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो अब इसके एलिमेंट्स को अगर आपको एक्सेस करने हैं, तो यूजिंग दिस इंडेक्सिंग आप एलिमेंट्स को कर सकते हैं एक्सेस। ठीक है, जैसे ये बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 से शुरू होता है अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, और अगर आप बैकवर्ड से कर रहे हैं तो वो -1 से होता है। ठीक है, अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कर रहे हो तो लास्ट इंडेक्सिंग कहाँ तक के जाएगा, तो वो जाएगा जो भी आपका लेंथ होगा टपल का, उसके -1 तक। जैसे यहाँ पर टपल का लेंथ 4 है, तो ये देखिए लास्ट जो है वो 3 तक के गया है। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग करने पर वो माइनस लेंथ तक के जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर 4 टपल थे यहाँ पर, है ना, और एलिमेंट्स थे। और देखिए बैकवर्ड में सबसे लास्ट वाला जो था वो कहाँ गया, -4 तक। तो ये -1 से -4 तक के जाता है, और ये जो है 0 से लेंथ -1 तक के जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना इस बात को, मे भी MCQ में पूछ दे इधर एकदम सीधे इस तरह से। तो अगर आपको एक्सेस करना है ना, तो आप एक्सेस करने का तरीका सेम एज इट इज लिस्ट के जैसे। आप पहले लिखेंगे वेरिएबल नेम, उसके बाद यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप इंडेक्सिंग पास कर देंगे बस।
ठीक है, इस तरह से एलिमेंट्स हो जाएंगे एक्सेस। जैसे मान लो मुझे इस IT को एक्सेस करना है, मैं क्या करूँगी, टी ऑफ करके यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगी इसका इंडेक्स वैल्यू 2 लिखेंगे तब भी यही आएगा, और अगर आप -3 लिखेंगे ना तब भी यही आएगा। पर आप इसको प्रिंट जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप प्रिंट नहीं करोगे ना तो ये आउटपुट तो आपको दिखने ही नहीं वाला है। ठीक, मैं करके दिखा देती हूँ। ये पहला क्वेश्चन है ना, तो आपको बताना भी है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, नहीं, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बताना है। तो मान लो मुझे 20 को एक्सेस करना है, तो मैं इसको 1 यहाँ पर लिखकर भी एक्सेस कर सकती हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ, इसको अगर मुझे इसको क्या करना है, बैकवर्ड में लेना है, तो बैकवर्ड के लिए क्या हो जाएगा 20 का, तो ये हो जाएगा 0, ये होगा 1, 20.3 ना, 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा -1, ये -2, तो -2 भी अगर आप करोगे ना, -2 भी करोगे तब भी क्या होगा, आंसर आएगा सेम। ठीक, ये मुझे ना F5 से रन करने का ज़्यादा आदत हो गया है ना, लेकिन आज मैं 20.3 इस तरह से रन कर रही हूँ। ठीक, चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा मुझे ऐसा लगता है आपको, क्योंकि सेम है लिस्ट के जैसे, अगर आपने लिस्ट पढ़ लिया तो फिर टपल पढ़ लिया। ठीक, तो अब ऑपरेशंस पे आ जाते हैं सीधे। तो ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, तो टपल पर किए जाने वाले ऑपरेशन मूल टपल में कोई बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है, तो मेन टपल में तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं। ये ऑपरेशंस डेटा को जोड़ने, दोहराने या उसके हिस्से को निकाल कर नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं ये ऑपरेशंस, पर वो नया टपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा हर ऑपरेशन के लिए। मेनली पहले देखते हैं कॉनकैटिनेशन क्या होता है और रेप्लिकेशन क्या होता है। तो कॉनकैटिनेशन मतलब जब आप 2 टपल्स को ऐड करके एक टपल में रखना चाहो तब हो जाता है कॉनकैटिनेशन। लिस्ट में भी जब आप कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन करते हो ना, तब भी वहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, उसी पर नहीं होता, मैंने ये लिस्ट की क्लास में भी बताया था, मैं यहाँ पर थोड़ा कंपेरेटिवली बता रही हूँ आपको। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपको कॉनकैटिनेशन करना है टपल में, तो दोनों पहले तो टपल टाइप के ही डेटा होना चाहिए, तभी कॉनकैटिनेशन होगा। और रिपीटेशन मतलब इसमें 2 टाइप के डेटा होने चाहिए। जो पहला आप डेटा पास करोगे वो तो टपल ही होना चाहिए, है ना, और जो दूसरा डेटा पास करोगे वो इंटीजर होना चाहिए, तभी क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। अब ये काम कैसे करते हैं, ठीक है, ये देखिए T1 इक्वल टू आपने एक डेटा रखा टपल, और ये दूसरा टपल, इसमें मैंने दोनों को ऐड कर दिया ना, तो एक ही टपल के अंदर ये सारे डेटा आ जाएंगे 1 2 3 4। ठीक, और रेप्लिकेशन कैसे काम करेगा ना, तो रेप्लिकेशन के लिए आपको चाहिए 2 चीज़ें। पहले तो एक टपल चाहिए, तो ये T जो है ये टपल है ना, अगर मैंने यहाँ से इसको हटा देता ना तो ये स्ट्रिंग बन जाता है ना, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया तो ये टपल बन गया। तो एक तो मैंने यहाँ टपल रखा है और दूसरा डेटा टाइप मैंने इंटीजर रखा है, तो ये जो है ना ये रिपीट होगा, ये होगा रिपीट, और कितने टाइम रिपीट होगा ये बताएगा ये इंटीजर। ठीक, तो यहाँ पर हाई लिखा है, तो हाई क्या हो जाएगा, 3 बार इस तरह से रिपीट हो जाएगा और ये आपको आंसर में मिल जाएगा। ठीक, ये ब्रैकेट के साथ मिलेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि वो टपल है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर 2 होते हैं, पहला होता है इन, नॉट इन, चेक करता है मेंबर है कि नहीं वो एलिमेंट। तो इसमें लगाना कैसे है, पहले आपको लिखना है एलिमेंट जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं, इन लगाना है, उसके बाद जिसमें आप चेक करना चाह रहे हैं उस वेरिएबल में है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको उसका नाम देना होगा। अब ये सीक्वेंस मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि सेम यही स्ट्रिंग के लिए फॉलो होता है, यही लिस्ट के लिए फॉलो होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि टपल मैंने एक पास कर लिया, अब मैं देख रही हूँ यहाँ 20 इन टी, क्या 20 जो है वो मेरे टपल टी पे है, तो हाँ है, तो आउटपुट आ जाएगा ट्रू। अब मैं बोल रही हूँ 50 नॉट इन टी, 50 जो है वो टी में नहीं है, हाँ 50 नहीं है, ये भी सही बोल रहा, तो ये आंसर हो जाएगा ट्रू। तो इस तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर आप लगाते हैं टपल में। इसके बाद होता है लिस्ट स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के होते हैं 3 पार्ट, पहला तो स्टार्ट, जो पहला वैल्यू रहेगा वो स्टार्ट को बताएगा, दूसरा वैल्यू स्टॉप को बताएगा, पर वो जितना भी आप वैल्यू दोगे वो -1 तक चलेगा। अगर आप 8 दे रहे हो तो -7 तक, मतलब 7 तक ही चलेगा, 9 दे रहे हो तो 8 तक चलेगा। सेम जैसे स्ट्रिंग में चलता था सेम है। और स्टेप क्या बताता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को बताता है। इंक्रीमेंट मतलब कि अगर पॉजिटिव वैल्यू स्टेप में आपने दिया है तो वो इंक्रीमेंट कर देगा उतना टाइम, और अगर आपने यहाँ नेगेटिव वैल्यू दे दिया तो अपने आप डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ नीचे से। जैसे देखो एक टपल मैंने पास किया, अब मैं क्या करूँ, टपल के 1 से स्टार्ट करके 4 तक के जा रही हूँ, मतलब इंडेक्स वैल्यू 1 से शुरू होगा, ये है 0, ये है 1, ये है 2 3 4 5, तो ये यहाँ से शुरू होगा, मैं समझ गई 4 तक के मतलब कहाँ तक के जाएगा, तो इंडेक्स वैल्यू 3 तक, क्योंकि मैंने बात किया ये कैसे काम करता है, -1 तक, है ना, तो ये चला जाएगा 3 तक, मतलब कि ये और ये 20 30 और 40 यहाँ पर हो जाएंगे प्रिंट। और दोस्तों इस तरह से आएगा क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू होनी चाहिए थे, है ना, कोलोन
दोनों कोलोन देखिए, यहाँ पर पहले कोलोन के पहले स्टार्ट होता है, स्टार्ट की वैल्यू नहीं दिया, यहाँ स्टॉप की वैल्यू भी नहीं दिया, केवल दिया यहाँ पर स्टेप की वैल्यू, तो इंक्रीमेंट होगी। तो बाय डिफॉल्ट ये बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होगा, 0 इंडेक्सिंग से इंडेक्सिंग तक। लास्ट की वैल्यू भी आपने नहीं दिया ना, तो वो लास्ट तक ही चलेगा। आपने नहीं दिया ना तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया भाई कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो वो पूरा ले लेगा। लेकिन दो का इंक्रीमेंट में, मतलब पहले 0th इंडेक्स में जो होगा उसको प्रिंट करेगा, फिर 2 में, फिर 4 में, ऐसा। ठीक है, तो मतलब 10, 30 और 50, 10, 30, 50 प्रिंट हो जाएंगे। और अगर आपको रिवर्स करना है टपल को, आप डायरेक्टली ये ऑपरेशन लगा सकते हैं और टपल को कर सकते हैं रिवर्स। इसमें आप स्टार्टिंग भी नहीं बता रहे हैं, एंडिंग भी नहीं बता रहे हैं, और बता क्या रहे हैं, केवल स्टेप की वैल्यू, वो भी -1। ठीक है, तो वो लास्ट वैल्यू से स्टार्ट होगा, लास्ट वैल्यू मतलब 60 से स्टार्ट होगा, और -1 करते हुए वो 10 तक के जाएगा। ठीक है, तो ये जो है रिवर्स हो जाएगा, जैसा दिया था आपका टपल उसके जस्ट रिवर्स में। तो रिवर्स करने को अगर आए टपल, तो आप ये सीधे एक लाइन का ऑपरेशन लिख सकते हैं। ठीक, और इसके बारे में आप बता दीजिएगा, स्टार्ट क्या होता है, स्टॉप क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होता है, सारी चीज़ बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ टपल कॉन्केटिनेशंस क्या होता है। ठीक है, और इसमें हम कौन सा एरर ऐसा है जो कॉमन एरर, हमसे ये गलती ज़्यादा हो जाती है, कौन सी गलती। तो मैंने आपको बता दिया कॉन्केटिनेशन क्या होता है, टपल को मर्ज करने का काम करता है। अब हमसे दिक्कत होता है कि हम ना ज़्यादातर क्या करते हैं, एक टपल और इंटीजर दे, मान लो ये जो दिए हो ये तो टपल है ना, ये टपल है, आपको समझ में आ गया, लेकिन ये दूसरा जो है ये क्या था, इंटीजर। कॉन्केटिनेशन के लिए सेम डेटा टाइप चाहिए थे, आपने अलग अलग दे दिए, तब वहाँ पर एरर आ जाता है। यही परेशानी है, यही गलतियाँ हमसे बार बार हो जाती है कि हम टपल को इस तरह से दे दें तो वो टपल नहीं, ये टपल और ये इंटीजर बन जाता है, और इस कारण में ऑपरेशन नहीं होता। अगर आपको यही काम करना है सेम, तो आपको यहाँ पर एक एलिमेंट के साथ कॉमा लगा देना। अब ये टपल बन गया, अब दोनों टपल में ऑपरेशन हो जाएगा और ये आपका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ मैंने MCQs रखे हैं, तो अगर आपको ऊपर के हमने अभी तक के जितने पढ़े, मेनली मैंने केवल अभी तक के सिंटैक्स, इंडेक्सिंग और ऑपरेशंस पढ़ाए, तो वो अगर समझ में आ गया होगा तो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। जैसे पहले ये टपल है, इसको 2 बार रिप्लिकेट कर रहे हो, हाँ तो क्या आएगा, पहला आएगा 1 2, फिर से यही रिप्लिकेट हो जाएगा 1 2, ये जिसमें दिया यही है आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें ये अलग अलग डेटा रख दिया है, 2 से 4 तक के वैल्यू ले रहा है। इंडेक्स वैल्यू 2 कौन सा होगा, तो ये है, 3 ये है, 2 से 4 तक मतलब 2 से 3 तक ही जाएगा, तो ये 2 और ये 3, तो 30 और 40 जो होगा वही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इनमें से कौन सा ऑपरेशन टपल पर इन प्लेस बदलाव करता है। इन प्लेस मतलब वो ऑपरेशन करोगे और वहीं पर ही बदल जाएगा। तो भाई ये कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन तो ऐसे भी इन प्लेस ऑपरेशन नहीं करता था, जबकि लिस्ट तो है वो म्यूटेबल है, तब भी नहीं करता था, है ना। तो ये स्लाइसिंग, रिपीटेशन, ये कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म आप कर लो, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा। ठीक है, वो दूसरा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा दोस्तों। तो इनमें से कोई भी नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बहुत सारे ना फंक्शन शुरू कर देते हैं पढ़ना। पहले मैं आपको इसका समरी टेबल दिखा देती हूँ, क्योंकि समरी टेबल देखना है ज़रूरी, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितने सारे मेथड्स पढ़ने वाले हैं। मैंने पता नहीं इसका समरी टेबल बनाया है कि नहीं, ऑल्दो मैंने लिस्ट का समरी टेबल बनाया था ना, पहले मैंने वही शेयर किया था, उसके बाद हम आगे बढ़े थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस बार समरी टेबल नहीं बनाया है दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, है ना, हम सीधे पढ़ लेते हैं। हम कहाँ थे, कौन से पेज में थे। ठीक है, तो सबसे पहले है लेन फंक्शन। अब मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस को लगाने का तरीका क्या होता है और मेथड्स को लगाने का तरीका क्या होता है। बिल्ट इन फंक्शन पढ़ेंगे और बिल्ट इन मेथड्स ही पढ़ेंगे। तो फंक्शन जब भी लगाना होगा आप उस फंक्शन को लिख लेना, और फंक्शंस के अंदर में क्या करना, यहाँ पर वेरिएबल को पास करना। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ पर मेथड्स लगा रहे हैं, बिल्ट इन मेथड्स लगा रहे हैं, है ना, तो कैसे लगाएंगे, आप पहले लिखेंगे क्या, वेरिएबल नेम, इसके बाद लिखेंगे डॉट, और डॉट के बाद मेथड लिखेंगे, और मेथड के बाद इस ब्रैकेट के अंदर में हर मेथड को की इनपुट रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो उस इनपुट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वैल्यूज देने पड़ेंगे। किसी को इसमें इनपुट में इंडेक्स चाहिए होता है, किसी को वैल्यू चाहिए होता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। ठीक है, किसी में दोनों चाहिए होता है ना। तो समझ गए ना तरीका, फंक्शन लगाने का तरीका ये है कि फंक्शन नेम आप पहले लिखिए और फिर वेरिएबल अंदर पास कीजिए, तो इस तरह से लगता है। और लेन जो है ये फंक्शन है, मैंने लिखा है ना फंक्शन, तो अगर ये काम क्या करता है, तो आपको टप्पल में कितने एलिमेंट्स है काउंट करने हैं, आप लेन फंक्शन लगा दो। जैसे कि टी इक्वल टू मैंने ये रख दिया, अब मैं जब प्रिंट करूंगी ना लेन ऑफ टी करके, कैसे लगाया, देखो फंक्शन नेम, उसके बाद अंदर वेरिएबल पास कर दिए। तो अब इसको प्रिंट करोगे तो कितने यहाँ पर एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो ये आंसर आ जाएगा 4।
अब ये टपल कंस्ट्रक्टर है, ये भी फंक्शन है, ये क्या करता है, टपल में कन्वर्ट कर देता है। अगर कोई आप दूसरा डेटा भी दिए हो तो उसको वो क्या कर देगा, टपल में कन्वर्ट करेगा। और इसका भी सिंटेक्स है सेम, टपल मेथड मतलब फंक्शंस के अंदर आप यहाँ पर क्या कर दो, पास कर दो वेरिएबल। तो एल इक्वल टू मैंने एक लिस्ट रखा है ना, और टपल मेथड के अंदर मैं अगर ये लिस्ट पास करूंगी उसके बाद मैं टी को प्रिंट करूंगी तो ये टपल में बन जाएगा। ठीक, वैसे ही आप ना स्ट्रिंग के साथ भी कर रहे थे, जैसे ये हमारे स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग में आप क्या करते हो ना, अब इस टपल कंस्ट्रक्टर के अंदर जब आप एस को पास कर दोगे ना, तो अब ये क्या करेगा ना, हर एक कैरेक्टर को एक एलिमेंट बना देगा टपल का। मतलब समझ रहे हैं ना, पहले ई लिखेगा अलग, फिर एम लिखेगा अलग, आर लिखेगा अलग, एस लिखेगा अलग। और इसको जब आप लेन फंक्शन के अंदर इस टी को रखोगे तो आपको यहाँ पर ना जितने वेरिएबल, कितने यहाँ पर एलिमेंट है, तो ये 4 दे देगा आपको आंसर। ठीक, याद रखो, हमने लिस्ट में भी सेम काम किया था। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन t इक्वल टू 10 एंड t इक्वल टू टपल ऑफ करके ये लिस्ट के अंदर 10 दिया है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊँ ना, तो ये इंटीजर है ना, और ये जो है ना ये टपल कंस्ट्रक्टर के अंदर है, इसलिए ये टपल बन जाएगा। बाय द वे आप यहाँ पर क्या किए हो, लिस्ट पास किए हो है ना, लेकिन ये क्या बन जाएगा यहाँ पर भी, टपल। तो पाइथन में टपल क्रिएशन के समय ब्रैकेट और टपल फंक्शन का व्यवहार अलग अलग होता है। जैसे कि केस 1 में यहाँ पर ऐसा रख दोगे ना, तो पाइथन ब्रैकेट को केवल एक मैथमेटिकल पैरेंथेसिस मान लिया, कॉमा नहीं है इसलिए अब ये मान लेगा ये इंटीजर है। दूसरा में आपने इस तरह से रखा था, तो ये 10 तो है लिस्ट, कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा था। तो इनपुट के रूप में आप ये यहाँ पर लिस्ट ले लिया, उसके बाद उसको क्या कर दिया, क्योंकि ये टपल कंस्ट्रक्टर था तो टपल में कन्वर्ट कर दिया ना, तो अब आपको आंसर ये मिल जाएगा। तो तभी तो ये टपल बनेगा, अगर ऐसा रख दिया तो फिर तो ये इंटीजर बन जाएगा, इसलिए उसको आउटपुट में ना ऐसा देना पड़ेगा, तभी वो टपल बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको समझ में आएगा होगा ऊपर का कॉन्सेप्ट, तो फिर उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज इसलिए रखती हूँ कि अगर कोई डाउट होता है ना तो इससे सॉल्व हो जाता है वो। ठीक, चलो, तो लैन ऑफ करके इस तरह से दे दिया, मुझे समझ में आ गया ये टपल है। तो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, और ये एक्चुअली दोस्तों ये है नेस्टेड टपल। जैसे होता था नेस्टेड लिस्ट, तो जो लिस्ट पढ़े होंगे मेरी क्लास में वो समझ गए होंगे देख के इसको नेस्टेड लिस्ट है, क्योंकि जब आप लिस्ट विद इन अ लिस्ट रखते हैं तो वो बन जाता है कि नेस्टेड लिस्ट। वैसे ही टपल विद इन अ टपल अगर आप कर देंगे टपल विद इन अ टपल, तो वो बन जाएगा क्या, नेस्टेड टपल। इसमें क्या होता है ना, आप ये टपल पास कर दिए मान लो 1 2, और इसके अंदर भी एक टपल पास कर देते हो। ठीक है, तो अब ये जो नेस्टेड वाले टपल है ना, इसको एक ही काउंट करेंगे, मतलब ये पहला एलिमेंट होगा, ये दूसरा एलिमेंट, और ये पूरा तीसरा एलिमेंट बन जाएगा। तो इसलिए जो है इसका आंसर यहाँ 3। अब इसका अगर आप टपल में कन्वर्ट कर देते हो स्ट्रिंग को, तो आपको पता है दोस्तों ये क्या करेगा, हर एक कैरेक्टर को एक एलिमेंट बना देगा, और ये इस तरह से आपको आंसर में दे देगा, है ना। तो टपल में कौन सा फंक्शन खाली टपल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, अगर आपको खाली टपल बनाना है, नल टपल, तब आप कौन सा यूज करेंगे, टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, तो नल टपल बन जाएगा, है ना। तो अब ये और है तो अगर आज का वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल रहा है, अगर आपको लगता है आपने कुछ बहुत मज़ेदार चीज़ें बहुत ईजी वे में सीखी है, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आज की वीडियो को करिए ज़रूर से लाइक। चलो बढ़ते हैं आगे। अब ना काउंट मेथड पढ़ते हैं, तो नाम से समझ में आ रहा है, अब ये मेथड है ना, तो मेथड का तरीका मैं बता दी थी ना, मेथड कैसे लगाते हैं वो याद रखना। तो ये क्या करेगा कि टपल में कितना बार वो संख्या है, जिस भी एलिमेंट को आप काउंट करना चाहते हैं वो कितना बार आया है, ये चेक करने के लिए आप काउंट मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि कितने एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये चेक करने के लिए तो आप लेन फंक्शन लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे ना, टी इक्वल टू मैंने एक टपल पास किया, अब मैं प्रिंट कर रही हूँ टी डॉट काउंट करके, काउंट फंक्शन के अंदर में मैं एक एलिमेंट पास कर रही हूँ। अब मैं चेक करना चाह रही हूँ ये एलिमेंट कितनी बार आया, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो ये 3 टाइम आया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 3। अब इंडेक्स मेथड क्या होता है, तो इंडेक्स मेथड ये क्या करेगा कि इंडेक्स वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा उस वैल्यू का। ठीक है, लगाने का तरीका सेम होगा, वेरिएबल नेम डॉट इंडेक्स करके अंदर एलिमेंट पास कर देना। तो देखिए यहाँ पर टपल मैंने सेम पास किया, प्रिंट करूँ टी डॉट इंडेक्स, और 20 को मैंने पास किया, तो 20 अब वैसे तो 2 है, लेकिन ये इंडेक्स क्या करेगा ना, फर्स्ट ऑकरेंस जो होगा एलिमेंट का उसकी वैल्यू को पास करेगा, फर्स्ट इंडेक्सिंग को पास करेगा, मतलब रिटर्न करेगा, है ना। तो इसकी इंडेक्सिंग तो 0 है और इसकी है 1, तो आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1। ठीक, और अगर ऐसा हुआ कि जो आप यहाँ ढूंढना चाह रहे थे उसका इंडेक्स है ही नहीं, तो वो वैल्यू एरर दे देगा, ये भी याद रख सकते हैं एमसीक्यूज के लिए। तो कंपेयर द बिहेवियर इंडेक्स और काउंट, ये दोनों का
अगर मैं बताऊं डिफरेंस, तो इंडेक्स क्या करता है, ये इंडेक्स रिटर्न करता है, और काउंट क्या करता है, उसका ऑकरेंस कितने बार वो आया है वो काउंट करके करता है ना। दोनों सर्चिंग के लिए यूज होता है मेनली। तो जब हम किसी ऐसे एलिमेंट को काउंट करते हैं जो टपल में नहीं है तो पाइथन फिर कोई एरर नहीं देगा, किसमें, काउंट मेथड में। यह बस 0 रिटर्न कर देता है, जो दर्शाता है कि एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 0 है। फ्रीक्वेंसी के तो बता रहे थे कि कितने टाइम्स वो एलिमेंट्स आया है, फ्रीक्वेंसी है ना। तो नहीं है तो 0 टाइम आया है। लेकिन इंडेक्स क्या करता है ना, वहाँ पर वैल्यू एरर दे देता है कि इस नाम का वैल्यू का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इंडेक्स में क्या रिटर्न करूँ, तो वैल्यू एरर दे देता है ना। जैसे कि सेम यही है, इसमें आप काउंट लगाएंगे तो आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि 5 यहाँ नहीं था, 5 नहीं है, लेकिन आपने इंडेक्स लगाओगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा वैल्यू एरर। ये चीज़ मैं आपको करके दिखा देती हूँ, है ना। कुछ चीज़ें ना मैं करके आपको साथ के साथ दिखाती चलूँगी। इसको मैं अभी तो फिलहाल कर देती हूँ डिलीट। चलो करते हैं प्रिंट। तो प्रिंट के अंदर हम क्या रखने वाले हैं, पहला तो टी डॉट ए डॉट, हमारा तो ए नाम है ना वेरिएबल का, ए डॉट करके हम यहाँ पर रख देते हैं, पहले काउंट लगा देते हैं, सी काउंट। काउंट के अंदर में आपको क्या पास करना रहता है, वो एलिमेंट जिसको आप काउंट करना चाहते हैं। मान लो मैं जो एलिमेंट काउंट करना चाहती थी वो था मेरा 50, क्योंकि 50 नहीं है और हमको देखना यही है ना कि दोनों में डिफरेंस कैसे होता है। तो मैं 50 को यहाँ पर पास कर दी, और सेम 50 को ही मैं पास करी हूँ, लेकिन काउंट की जगह ना मैं यहाँ पर इंडेक्स मेथड लगाई हूँ बस। ठीक, इंडेक्स मेथड लगा दी। अब मैं दोनों को करके देखती हूँ रन। तो देखो पहले वाले में तो यहाँ पर क्या दिया, पहले वाले लाइन का आउटपुट 0 दे दिया, क्योंकि 50 था नहीं तो उसका जो फ्रीक्वेंसी वो 0 हो जाए। लेकिन दूसरे वाले में यहाँ पर वैल्यू एरर दे दिया और बोल रहा है कि एक्स इज नॉट इन टपल। ये जो है 50 नाम का वेरिएबल है वो इस टपल में नहीं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर अगर चीज़ें आई होंगी समझ काउंटिंग और इंडेक्सिंग के बारे में, तो बताओ इन क्वेश्चंस को। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ टी डॉट काउंट 1, तो 1 कितनी बार आया, 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग रख दिया है 3 पर, है ये टपल। अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ जेड है क्या मेरे इसमें, इस टी में, तो जेड है यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या दे देगा यहाँ पर आपको वैल्यू एरर। डबल में से कौन सा मेथड उपलब्ध नहीं है, कौन सा मेथड नहीं होता है, अभी तो वैसे नहीं पढ़े हो, लेकिन इसमें अपेंड मेथड नहीं होता। ठीक, क्योंकि आप जोड़ नहीं सकते, इम्यूटेबल है ना। अपेंड का मैं यूज बताई थी आपको। अपेंड में अगर आप एक डेटा पास करते हो किसी के अंदर, जैसे कि मैं इक्वल टू 10 रखी हूँ, वैसे ये लिस्ट में काम करता है, पर मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बी इक्वल टू आप यहाँ पर इस तरह से रख दोगे, इस तरह से, है ना। तो अपेंड क्या करता है ना, दोनों एलिमेंट को सिंगल सिंगल यहाँ पर काउंट करेगा, मतलब स्टोर कर देगा 10, 20, 30, उसके बाद फिर इन दोनों को अलग अलग से 10 और 20। लेकिन इसी की जगह आप एक्सटेंड लगाओगे ना, तो ये क्या कर देता, एक्सटेंड वाला मैं बता रही हूँ, तो ये होता 10, 20, 30, ये पहले वाले का आ जाता वैल्यू 1। लेकिन बी के में वो क्या डाल देता, नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आप भूल सकते हो एग्जाम के टाइम। ठीक है, और लिस्ट पढ़ के आए होगे मुझे ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। मीन और मैक्स पढ़ते हैं। मीन क्या करेगा कि सबसे छोटी वैल्यू देगा उसमें से, है ना। और ये क्योंकि देखो फंक्शन है, तो फंक्शन के लगाने का तरीका आपको याद है ना। और मैक्स जो है वो क्या करेगा, बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा। चलो जैसे कि टी इक्वल टू आपने यहाँ पर कुछ एलिमेंट रख दी, अब क्या करेंगे, मीन ऑफ टी लगाओगे, है ना। ऑफ लगाने का आदत हो गया ना, मैथ्स पढ़ पड़ेगी। ठीक है, तो टी करोगे, मीन ऑफ टी करोगे तो क्या करेगा, इन सब सबसे मिनिमम मतलब 12 को आउटपुट में देगा, और मैक्स करोगे तो सबसे बड़ा वैल्यू को देगा 89 को। अब सम फंक्शन क्या करेगा ना, ये एलिमेंट्स को आपस में पूरा काउंट कर देगा। ठीक है, इसके लिए आपको इंपोर्ट करके मैथ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार पूछता है कि जो ये मैक्स, मीन और सम दे देगा, और एक दे देगा ना कुछ और, जैसे कि स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर रूट दे दिया, मान लो SQRT करके। अब बोलेगा इनमें से ऐसा कौन सा है जो मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करने पर ही आउटपुट देगा, ऐसा कुछ है ना। तो ये जो है स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि मेन मैक्स और सम वैसे तो आपको लगेंगे ये मैथमेटिकल वाले ही कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी भी फंक्शन को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने कहीं तो रखा है, पर मुझे अभी याद आया तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलो, तो कोई भी फालतू की चीज़ नहीं बताऊँगी आपको, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। तो ये देखिए टी इक्वल टू मैंने ये रखा, सम ऑफ टी करी तो तीनों वैल्यूज यहाँ पर हो गए ऐड। ठीक, और सॉर्टेड भी याद रखिए, साथ ही साथ सॉर्टेड भी ऐसा फंक्शन है जिसके लिए आपको कोई मॉड्यूल यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंपोर्ट तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, और अगर आप वहाँ पर लिख दोगे रिवर्स इक्वल टू ट्रू,
तो वो क्या कर देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर कर देगा। ठीक है, ये जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट है ना सॉर्टेड, इसके अंदर आप रिवर्स इक्वल टू ट्रू करोगे तो वो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ला देगा आउटपुट। ठीक है, मैं देख रही थी क्वेश्चन ये टी इक्वल टू आपने रखा है 312, तो जब सॉर्टेड ऑफ टी करोगे तो आउटपुट में आपको ये मिलेगा, और लिस्ट में मिलता है ये चीज़, यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं पर। हाँ, चूंकि टपल इम्यूटेबल है इसलिए यह फंक्शन ओरिजिनल टपल को नहीं बदलता बल्कि सॉर्ट हुए एलिमेंट को एक नई लिस्ट में रिटर्न कर देगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि सॉर्टेड मेथड जो है, सॉर्टेड फंक्शन जो है, क्योंकि हम सॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमेंट्स के सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते ना। अब सीक्वेंस चेंज ही नहीं हो सकता है तो कैसे सॉर्ट होगा, तो वो लिस्ट में सॉर्ट करके भी देता है आपको, क्योंकि लिस्ट जो है वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ना कुछ कुछ आपको रिटर्न टाइप तो याद रखना पड़ेगा सभी का। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ द सॉर्टेड फंक्शन व्हेन अप्लाइड टू अ टपल। कैसे काम करता है, वही ये बता रहा है कि टपल के साथ काम करते समय एक विशेष व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव, या ओरिजिनल टपल में कोई बदलाव नहीं करेगा। आउटपुट क्या करेगा, हमेशा रिटर्न ये लिस्ट के फॉर्म में आपको डेटा को रिटर्न करेगा, क्योंकि टपल इन प्लेस कोई भी चीज़ों को सॉर्ट नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। और कस्टमाइजेशन की अगर बात करें तो अगर आपको रिवर्स करना है तो आप यहाँ पर रिवर्स इक्वल टू ट्रू देंगे ना, तो ये पूरे डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, ये जब आप इसका टाइप पता करेंगे, अब एल में सॉर्ट होकर रखा गया आपका डेटा, इसको एल को जब टाइप देखोगे तो ये रहेगा लिस्ट। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैं लिस्ट में करके दिखाई थी इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पर। चलो, अब अगर समझ में आया होगा मीन मैक्स सम और अभी जो किया है ना, अभी कौन सा किया हम लोग, सॉर्टेड। तो देखते हैं उनसे रिलेटेड। तो यहाँ पर टपल में मैंने 3 वेरिएबल पास किए। अब मैं टपल के इसको मैं अब सम तो करना चाह रही हूँ, ठीक है, लेकिन भाई सम के लिए भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इनपुट के, कि वो सभी होने चाहिए इंटीजर या तो सभी होने चाहिए स्ट्रिंग, ऐसा कुछ रहे, है ना, तभी तो वो करेगा। यहाँ पर आपने कुछ नंबर्स तो दे दिए, अब यहाँ पर आपने ए दे दिया एक, तो इसको तो वो नहीं कर सकता ना, ऐड कैसे करेगा, तो यहाँ पर ये ना टाइप एरर दे देगा। टाइप ठीक से डालो बोल रहे हैं डेटा का। सॉर्टेड, अब इन तीनों को अगर आप सॉर्ट करेंगे तो रिटर्न टाइप तो लिस्ट होगा, रिटर्न टाइप पूछा है लिस्ट होगा। अब यहाँ पर टपल में मैंने 5 5 5 पास किया, अब मैं यहाँ पर टपल को ऐड कर रही हूँ, तो मैं सम फंक्शन लगाऊंगी तो ये हो जाएगा 15, है ना। अगर लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रही थी, एक को ऐसा मैं ना यहाँ स्ट्रिंग पास कर दी थी तो फिर से ये एरर दे देता। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही थी जैसे कि टपल असाइनमेंट और नेस्टेड टपल, नेस्टेड तो मैं आपको पहले ही बता दी थी, पर पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में बता रही थी। तो पैकिंग मतलब आप जो नॉर्मल टपल बनाते हैं ना इस तरह से, इसको बोलते हैं अनपैकिंग। अब इसके हर एक एलिमेंट्स को मैं निकाल के अलग अलग वेरिएबल्स में प्रिंट कर देती हूँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं अनपैकिंग। तो पैकिंग जब हम कोई कई वैल्यूज एक ही टपल में असाइन कर देते हैं तो वो पैकिंग। अनपैकिंग मतलब जब हम एक टपल के एलिमेंट को अलग अलग वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। एक ही टपल का एलिमेंट है ये सब 10 20 30, अब मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड ऐसा बनाई और इसमें रख दी ए, तो अब क्या होगा ना, ए का फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वाले वेरिएबल को मिल जाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू 10 हो जाएगा, वाई इक्वल टू 20 हो जाएगा, जेड इक्वल टू 30। ठीक है, तो इसमें भी एक रिक्वायरमेंट है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए, तभी ये काम चलेगा। और नेस्टेड टपल तो मैं बता दी कि टपल विद इन अ टपल, जब एक टपल के अंदर दूसरा टपल होता है तब उसी को बोलते हैं नेस्टेड टपल, है। और इसके लिए अगर आपको एक्सेस करना है तो मल्टीपल इंडेक्सेस आपको जरूरत पड़ती है, जैसे हमने लिस्ट में काम किया था वैसे। ठीक, इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा हाँ दिया है ना, तो करके दिखाती हूँ उसी के साथ। तो टपल अनपैकिंग क्या होता है, यहाँ पर देखिए, जहाँ पाइथन टपल के प्रत्येक एलिमेंट को बाय मतलब लेफ्ट साइड में जो भी अलग अलग वेरिएबल्स है उनमें अनपैक कर देता है। तो सिंटैक्स ये होता है कि आप रखोगे इस तरफ वेरिएबल और इस तरफ में क्या कर दोगे, इसकी वैल्यूज आ जाएगी। जैसे देखो स्टूडेंट इक्वल टू मैंने एक रखा साहू, एक में रखा 101 और एक रखा ए। अब इसको मेरे को क्या करना है ना, अनपैक करना है, तो मैं 3 वेरिएबल्स बना दी इनके लिए, पहला नेम, दूसरा रोल नंबर, तीसरा ग्रेड। अब इसको मैं ना इक्वल टू करके वेरिएबल नेम यहाँ पर पास कर दी। अब वेरिएबल नेम पास कर दी तो आप समझ गए, फिर नेम इक्वल टू साहू चला जाएगा, रोल नंबर 101 चला जाएगा और जो ग्रेड है वो ए चला जाएगा। तो जब आप नेम को प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वहाँ साहू आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अनपैकिंग। अब नेस्टेड टपल जैसे आप बता रही थी कि कैसे आप एक्सेस करें नेस्टेड टपल में, तो वो यहाँ पर दिखा क्या, पहली इंडेक्स
बाहरी टपल के एलिमेंट को चुनता है। आप 2 देंगे इंडेक्सिंग यहाँ पर, ठीक है। पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर ये आप चीज़ें पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ ना, मुझे ना ये ए चाहिए था बस, ओनली ये ए। अब अगर मैं यहाँ पर टी ऑफ करके क्या कर देती हूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, अगर मैं 2 कर दूंगी ना तो ये तो पूरा ही क्या आ जाएगा भाई, इस तरह से आ जाएगा टपल ए और बी। लेकिन मेरे को तो केवल ए चाहिए ना, अब क्या करूँ, तब ना मुझे ये करना पड़ता है कि मैं टी ऑफ 2 तो पहले आउटर इंडेक्सिंग के लिए दे देती हूँ, आउटर मतलब ये पूरे के लिए। इसके बाद जैसे मुझे ए चाहिए ना तो मेरे को यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, और अगर मुझे बी चाहिए ना तो टी ऑफ 2 में आपको देना पड़ेगा क्या, 1, तो बी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि टी ऑफ 2 करोगे तो ये सारा आ जाएगा, लेकिन आप जब करोगे 2 के 0th वाली इंडेक्सिंग तो ए आ जाएगा, और 2 के 1th वाली इंडेक्सिंग तो बी आ जाएगा। ऐसे काम करता है। सेम नेस्टेड लिस्ट का ही कॉन्सेप्ट है ना, लिस्ट हमने पढ़ा था ना, नेस्टेड लिस्ट, सेम ऑपरेशन मैंने वहां पर भी करके दिखाया था, इसलिए मैं यहाँ पर बार बार आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, ठीक। अब यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चंस कुछ रखे हैं मैंने, ये बताइए आप। अनपैकिंग और अभी जो किए अभी कौन सा किए थे, नेस्टेड टपल, इन दोनों से। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग बोल रहे हैं, वैल्यू इक्वल टू ये रख दिया। अब इसमें देखो भाई गड़बड़ी क्या कर दिया, इसमें 2 ही वेरिएबल दिया, हमने बोला कि जितना एलिमेंट है उतना वेरिएबल दो। अब यहाँ पर वेरिएबल कम दे दिए, वो एलिमेंट ज़्यादा है तो अभी एरर दे देगा, वैल्यू एरर, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। भाई अब ये तो ज़्यादा हो गया है, ऐसा बोलना है, वैल्यूज ज़्यादा हो गए हैं, वेरिएबल तुमने कम दे दिए हैं, वैल्यू एरर है। वेरिएबल स्वैपिंग यूजिंग टपल, टपल में अगर आपको स्वैप करना है, ये तो बेसिक मेथड है स्वैपिंग का, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते थे, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, और यहाँ पर लिख देते हैं x कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, ठीक है। और यहाँ फिर ये क्या हो जाता, प्रिंट कराते ना फिर से x और y को, तो ये जो है स्वैप करके आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये अलग अलग एक साथ दे दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये टपल है ना, कैसे पता चला टपल, मैंने सबसे पहला वाला एग्जाम्पल कराया था आपको, पता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि कॉमा के साथ अलग अलग टाइप की वैल्यूज रखते हैं, तो वो टपल है। अब ये इंटीजर नहीं बोल देना, ठीक है ना, एक्स इंटीजर है, वाई इंटीजर है, ऐसे सिंगल सिंगल इंटीजर है, पर अगर कॉमा में रहे तो वो क्या हो जाता है, टपल होता है, ठीक। एक टपल ये इस तरह से बना देगा। अब समझ में आई होंगी चीजें, तो चलो फटाफट से करो इन क्वेश्चंस को, बताओ आउटपुट। पहले बोल रहे हैं टी ऑफ 1 1, तो देखो टी ऑफ 1 1 ना, तो ये तो 0 था। अब ये क्या है, ये क्या है, ये है 1, और उसमें भी आपको कौन सा इंडेक्सिंग 1, तो आंसर आ जाएगा 3। अब मुझे बताओ दोस्तों, अगर मैं इस तरह से करती 0 और 1, फिर क्या आता, क्योंकि 0 में तो एक ही एलिमेंट है मेरे पास। अब मैं यहाँ पर 0 और 1 लगा दी, क्या आएगा, चलो करके देखें साथ में, चलो करते हैं। इस वाले को मैं कर देती हूँ, इसको पूरा डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। चलो अब मैं ए में लगा दी, पहले वाले में मैं 0 लगा दी, और दूसरे वाले में ना फिर से अरे 1 लगा देती हूँ। चलो अब क्या होता है, रन करके देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो ये टाइप एरर है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, क्योंकि ये जो आप ऑब्जेक्ट दे रहे हो ना वो सब्सक्रिप्टेबल नहीं है, इस तरह से आंसर दे। अब इसको आप बोल रहे मैडम आप टपल के फॉर्म में नहीं रखे थे, ऐसा नहीं बोलना, मैं ये टपल के फॉर्म में रख देती हूँ, फिर से चला कर देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ से रन कर लेते हैं हम सीधे, ये देखिए फिर भी सेम आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ही ना, यहाँ पर ही मैं क्या करती हूँ, इसको ना कॉमा कर देती हूँ और यहाँ पर 10 ले लेती हूँ, और मैं ना इसको पूरे को ना एक सिंगल टपल बना देती हूँ। ये एक साथ ब्रैकेट दे देता है। अब जैसे कि मैं एक्सेस करना चाहूँगी इसके 0 1 2 2 में, अब 2 को एक्सेस करना चाहूँगी ना तो यहाँ पर ही आउटपुट आपको मिल जाएगा 10, ठीक। लेकिन वही अगर मैं 1 में 1 एक्सेस करना चाहूँ या 0 में कुछ एक्सेस करना चाहूँ इस तरह से, तब ये दे देगा यहाँ पर एरर, ठीक। तो बाकियों के लिए वो एरर दे देगा, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना, यहाँ पर टी ऑफ 0 ऑफ 1 तो नहीं लिख दिया, आपको पता चला कि अरे भाई ये तो फर्स्ट इंडेक्सिंग या पहला लगा दिए, 4 लगा दिए आगे, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन इसको देख लेना। तो अनपैकिंग के लिए क्या अनिवार्य है, तो जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही वैल्यूज होने चाहिए, जितने वैल्यूज हैं उतने वेरिएबल होने चाहिए। अब ये कर रहे हो तो ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है, तो यही है भैया कौन सा,
टपल अनपैकिंग, जिसमें आप अलग अलग वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यूज को वेरिएबल्स पास कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं, प्रोग्रामिंग लिखने भी तो आ सकती है भाई। तो फाइंड द रेंज ऑफ एलिमेंट इन अ न्यूमेरिक टपल, आपको रेंज निकालना है एलिमेंट्स का न्यूमेरिक टपल। तो किसी डेटा सेट की रेंज सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यूज के बीच का अंतर होती है, तो रेंज पता चल जाता है। तो लॉजिक क्या होगा ना, हम पहले मैक्स फंक्शन के थ्रू मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढेंगे और मीन फंक्शन के थ्रू मिनिमम एलिमेंट मतलब मिनिमम वैल्यू ये ढूंढ लेंगे और उनको दोनों को कर देंगे माइनस, तो हमको रेंज पता चल जाएगा। तो डेटा इक्वल टू मैंने ये रखा था, अब मैं इसका डेटा का मैक्स निकाल देती हूँ क्योंकि ये क्या था बिल्ट इन फंक्शन है, तो मैक्स के अंदर ही मैं रख देती हूँ डेटा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको हाईएस्ट में रख देना। इसका मिनिमम निकाल लेना, मिनिमम यहाँ पर हाईएस्ट क्या निकल जाएगा 89 और मिनिमम निकल जाएगा यहाँ 7 है ना, 7 को आप लोवेस्ट में रख दियो। अब आपको कर देना है दोनों को माइनस, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करोगे ना, तो अब आपको रेंज मिल जाएगा जिसको आपने डेटा रेंज में रखा है। जब इसको आप प्रिंट कराओगे यहाँ पर वैल्यू, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से रेंज फाइंड करते हैं अज्ञात। अब अगर ऊपर की चीजें समझ में आई होगी तो फटाफट से करते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन आता है ये कि मैक्स ऑफ टी निकालना है। अब मैक्स ऑफ टी निकालना है तो दिक्कत है, क्यों? क्योंकि ये भैया ये तो आपने यहाँ पर स्ट्रिंग दे दिया, अगर ना आप ऐसा करते ए बी सी तब काम चल जाता। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू वो ए देता क्योंकि ए की स्काई वैल्यू होती है 65, लिस्ट में हमने पढ़ा था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ इंटीजर देते रहे, कुछ स्ट्रिंग दे रहे हो, कंपेयर कैसे करेगा? कंपैरिजन ही तो करता है, ये कंपेयर ही नहीं कर पा रहा, इसलिए टाइप एरर दे दिया। ठीक, कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है बोलना। अब लेकिन अगर आप इस तरह से एक स्ट्रिंग देते हो, अब मुझे पता है कि ए जो है इसका वैल्यू होता है 97 और इस ए का वैल्यू होता है 65, है ना। हाँ खैर यहाँ पर मिनिमम निकाला है ना, तो मिनिमम निकाला है तब तो भाई ये 65 वाला ही छोटा है, तो आंसर में क्या देगा? एप्पल ही ना देगा। मैक्स ऑफ टी निकालते ना, मैक्स ऑफ टी निकालते तो वो जरूर से आपको एप्पल देता, स्मॉल वाला। ठीक, अब आप बोलोगे ये तो स्मॉल एप्पल है, कैपिटल एप्पल है, तो स्मॉल एप्पल स्मॉल होगा ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट लगा देना, स्काई वैल्यू पे काम करता है, छोटका एप्पल वाला नहीं। चलो, तो मीन फंक्शन और मैक्स टपल को मॉडिफाई करते हैं? तो नहीं, टपल को मॉडिफाई तो नहीं करते, ये केवल उसमें से तुलना करते हैं और आंसर निकाल के आपको बस दे देते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है? मीन निकालना है। अच्छा, मैं आपको ना लास्ट क्लास में लिस्ट में वो जो मैंने बता दी थी कि 3 चीज़ें होती हैं, पहला होता है क्या? मोड, है ना, और तीसरा होता है मीन, और तीसरा मतलब नेक्स्ट जो है वो होता है मीडियन। ये ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोड मतलब होता है कि ना फ्रिक्वेंसी मतलब वो कितने बार आया है। मैं वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज थी, इसलिए मैं ना इसको थोड़ा सा फिर रिवाइज करी जाके। तो मोड मतलब ना फ्रिक्वेंसी की वो कितने बार आया है, और मीडियन मतलब होता है ना वो बीच की वैल्यू, समझ रहे हो, बीच की वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, सेंटर वैल्यू जो होता है इसको बोलता है मीडियन, और मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना। तो ये चीज़ ना बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में लॉक कर लो कि मोड मतलब कितने बार वो आया है, वो नंबर फ्रिक्वेंसी को बताता है ना, और मीन क्या बताया, जो सबसे ज़्यादा बार आया है ना वही उसका मोड है। जैसे मैंने एक नंबर दे दिया 1 2 3 1 1 2, अब मैं इसका मोड निकालूंगी तो मोड क्या निकल जाएगा इसका, जो सबसे ज़्यादा बार आया 1। अब इसका एवरेज मीन निकालूंगी तो इन सभी को जोड़ देना और कितने से 1 2 3 6 से डिवाइड कर देना तो मीन निकल जाएगा। और मीडियन मतलब सेंटर की वैल्यू होती है। अब यहाँ 1 एक और डालना पड़ेगा 7, तब ये तो मीडियन की वैल्यू क्या निकलेगी 1 निकलेगी, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो 1 जो है ये सेंटर में, तो ये हो जाएगा मीडियन। ये मैं थोड़ा सा ना भूल गई थी, तो लिस्ट में थोड़ा मैं याद तो करी थी, तो इसलिए मैंने सोचा रिवाइज कर लेती हूँ। चलो, तो गणित और सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में मीन का अर्थ है सभी दी गई वैल्यूज का औसत निकालना, एवरेज निकालने की हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए होता है सम ऑफ ऑल एलिमेंट, सभी को ऐड कर लो और उसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दो। लेकिन आप इसके लिए क्या यूज करोगे, कैसे करोगे? सब फंक्शन का यूज करके सभी को पहले ऐड करोगे, है ना, जो भी आप वेरिएबल बनाओगे उसको। जैसे मैंने a = 10 रख दी थी, तो पहले मैं निकालती क्या सम ऑफ a, है ना। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए दोस्तों आपको पता है आप क्या करोगे, लेन फंक्शन का यूज करोगे। लेन ऑफ ए करोगे तो लेंथ निकल जाएगा इसका, इन दोनों को कर देना डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यही बोल रहा है राइट, ये लॉजिक मैंने बता दिया। राइट अ प्रोग्राम टू मीन फाइंड द मीन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन अ न्यूमेरिक टपल। तो यहाँ पर हम करेंगे सीधा काम ये,
तो मैं नंबर्स इक्वल टू में ये कुछ एलिमेंट्स रख दी। अब मैं पहले सम निकालती हूँ, सम फंक्शन लगाई, सम फंक्शन के अंदर वेरिएबल पास करी, जो वैल्यू आया उसको टोटल नंबर रखती हूँ। अब मैं लेन फंक्शन निकाली और इसका लेंथ निकाली, जो भी वैल्यू आया उसको मैं काउंट में रख दी हूँ। अब इन दोनों को मैं कर दूंगी डिवाइड, डिवाइड करने के बाद फिर प्रिंट करा दूंगी, तो मुझे ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़े आगे। इजी था ना क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दोस्तों कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता है ना तो फिर सब पता है। चलो, तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू मेक वाइल कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ टपल। अब हम मीन तो निकलना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या प्रिकॉशंस यूज करें, ठीक है, क्या चीज़ों, किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो मीन निकालते समय कुछ तकनीकी सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि नहीं तो वो रन टाइम एरर दे, जैसे कि होमोजेनियस डेटा होना चाहिए। टपल के सभी एलिमेंट्स या तो आप न्यूमेरिक रख दीजिए, तभी वो सम हो पाएगा, अदरवाइज वो सम नहीं हो पाएगा, टाइप एरर दे देगा। एम्प्टी टपल, यदि टपल खाली है तब आप लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। अब किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो ये अनडिफाइंड बता देगा और जीरो डिवीजन एरर, इस तरह का एरर आपको दे देगा। डेटा टाइप, मीन अक्सर क्या करता है, फ्लोट में आंसर लेके आता है, तो इसलिए आउटपुट को हैंडल करते समय फ्लोट डेटा टाइप का ध्यान रखें। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप का ध्यान रखना है आपको। चलो, अब अगर समझ में आई चीजें तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को करो सॉल्व। तो यहाँ पर सम ऑफ टी डिवाइडेड बाई लेन ऑफ टी, तो 5 ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4, ऐसे ही ना आएगा। तो कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 5.0, क्योंकि अभी तो बात किया हमने कि इसका जो आंसर आता है वो किस में आता है, फ्लोट में आता है। ठीक, तो खाली टपल का मीन निकालते समय कौन सा एरर आने की संभावना है, कोई टपल ही नहीं है, खाली है टपल, तब वो क्या आ जाएगा, जीरो डिवीजन एरर। क्यों, क्योंकि आप जब काउंट करेंगे है ना, नीचे वाला जब लेन ऑफ वेरिएबल निकालेंगे तो वो हो जाएगा जीरो, और किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पर जीरो डिवीजन एरर आता है। सम फंक्शन की स्थिति में एरर देगा तो जब आप अलग अलग डेटा टाइप रखे हो, जब टुपल में केवल फ्लोट हो तो चल जाएगा, नेगेटिव नंबर से पूरे तब भी चल जाएंगे, सम हो जाता है उनका भी। जब ट्रिपल में कम से कम एक आध स्ट्रिंग डाल दिए है ना, 2-3 तो मस्त इंटीजर रख लिए, एक आध को स्ट्रिंग डाल दिए, भैया यहीं पर तो दिक्कत कर दी आप, है ना, तब ये आउटपुट नहीं देगा आपको। अभी और है ठीक है, तो मेरे दोस्तों करो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर और करो आज की वीडियो को लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लीनियर सर्च ना, ये ना एक्चुअली दिया है सिलेबस में, मैं इसलिए ये करवा रही हूँ। मैंने लिस्ट में भी ये करवाया, वो बोले भाई लिस्ट के कॉन्सेप्ट में लीनियर सर्च कहाँ से आ गया, तो आया वहीं से जहाँ से सिलेबस बन के आया, क्योंकि सिलेबस में लीनियर सर्च के लिए प्रोग्राम लिखने को दिया है, राइट अ प्रोग्राम, तो हमको अब करना ही पड़ेगा। चलो, तो लीनियर सर्च मैं बोली थी सिक्वेंशियल सर्च है, जब डेटा को आप सीक्वेंस में सर्च करो 1 by 1। ठीक है, जैसे कि आप क्या करें हो, टपल पास कर दिए हो, इसमें कुछ डेटा रख दिए हो 20, 30, 40। अब आपका की एक यहाँ पर होता है, की एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट जिसको आप ढूंढना चाहते हो। एक्चुअली जैसे मैं ढूंढना चाहती हूँ 30 को, तो मेरा की एलिमेंट हो जाएगा 30, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 30 को पहले इसके साथ कंपेयर करती हूँ, क्या ये जो है वैल्यू इंडेक्स ऑफ 0 वाला वो मेरे 30 के बराबर है। देखूंगी अगर कंडीशन फॉल्स है तो मैं फिर से इंक्रीमेंट करके इसके साथ चेक करूंगी। तीसरे बार जब मैं करूंगी क्या ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है, तो अब ये कंडीशन ट्रू होगा, तो फिर मैं वो निकाल के मतलब समझ रहे हो, सीक्वेंस में 1 by 1 आप चेक करोगे, पहले 0th इंडेक्स की वैल्यू के साथ कंपेयर करना, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में मैं पढ़ा रही हूँ तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैजुअली मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, पर मैं यूट्यूब में थोड़ा सा स्लो पढ़ाती हूँ, पर अभी हमको स्लो नहीं पढ़ना, हमको तो अभी फास्ट ही पढ़ना है वैसे, है ना। चलो, तो हम क्या करेंगे, टपल के पहले इंडेक्स 0 से हम स्टार्टिंग करेंगे अपना ढूंढना एलिमेंट को, वर्तमान एलिमेंट की तुलना हमारा जो टारगेट की है उससे करेंगे, क्या दोनों बराबर है या नहीं है। यदि वैल्यू मिल जाता है तो हम उसके इंडेक्स को रिटर्न कर देते हैं और लूप से बाहर है, पर अगर वैल्यू नहीं मिलता है तो हम उसमें नॉट फाउंड का एक एरर दे देते हैं। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने क्या किया, नंबर्स यहाँ पर कुछ रख दिए हैं, कौन कौन से नंबर है, चलो देख लेते हैं ऐसे, ये है कुछ नंबर्स। चलो, अब इसके बाद मैं पहले तो मैं की एलिमेंट यूजर से ले जाऊंगी कि यूजर तुम बताओ कि कौन सी की तुमको ढूंढनी है। तो ये करने के बाद ना आप इनपुट जरूर लगा लेना, अगर आप ये चीज भूल गए तो सब खेल यहीं खत्म, मतलब इंट लगा लेना, क्योंकि केवल इनपुट अगर आप लगा दोगे तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटा रिटर्न कर देगा, स्ट्रिंग। अब आप ढूंढने चले हो 30 को, लेकिन आप आंसर में जो यूजर है वो तो ये ढूंढना चाह रहे हैं ना, क्योंकि आपने सामने में तो इंटीजर लगाया ही नहीं, बाय डिफॉल्ट उसको स्ट्रिंग मिल जाएगा।
तो ये इंट फंक्शन लगाना बिल्कुल मत भूलना, अगर इंट नहीं लगाओगे तो खेल खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। चलो, इंट लगाने के बाद मैं पहले फॉन्ट की वैल्यू को फॉल्स रखती हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। पोजीशन को भी मैं -1 में रखती हूँ, है ना, क्योंकि इंडेक्सिंग मैंने शुरू नहीं किया। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एक एक एलिमेंट लूंगी और उस एलिमेंट को ना मैं ना थोड़ा सा इसको ऐसे कर देती हूँ कि मुझे ये एलिमेंट भी प्रॉपर दिख जाए। चलो, नंबर सब मुझे दिख जाएंगे। तो पहला मैं ट्रैवल स्टार्ट करती हूँ कि फॉर आई की पहली वैल्यू क्या होगी, अभी मेरे पास 45, ठीक है। तो 45 इन रेंज, कैसा रेंज में क्या दे रही हूँ ना कि लेंथ ऑफ नंबर्स, तो लेंथ निकल जाएगा क्या 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 तक के चलेगा, 6th नंबर तक के, मतलब 6 टाइम चलेगा ये, समझ गए। चलो, तो 45 इन रेंज में ये दे दी। अब यहाँ पर पहला मैं क्या करती हूँ, ये फॉर लूप तब तक चलता रहेगा। फॉर चलता है कैसे, कि जब तक के एलिमेंट्स होते हैं, सभी एलिमेंट्स को एक बार अगर आपको ट्रैवर्स कराना है, फॉर लूप यूज कर रहे थे, है ना, वैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूँगी, फॉर लूप का यूज करूँगी और ये 6 बार चलेगा, ठीक है। तो जब तक मिलेगा तब तक ये कंडीशन ट्रू होता रहेगा और इधर ये चीजें होती रहेंगी। चलो, तो इफ कंडीशन को मैं यूज करूँ कि नंबर्स ऑफ आई इज इक्वल टू की, क्या ith का इंडेक्स मतलब क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ, अभी फर्स्ट वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ 0, तो नंबर्स ऑफ 0 में क्या रखा है 45, क्या ये मेरे की, मान लो यूजर ने जो लिया है वो की है 89, ठीक है, 89 है और उसको इंटीजर में मैंने कन्वर्ट किया, क्या 89 के बराबर है, तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों कि जब इफ में कंडीशन फॉल्स हो जाता है ना, तो उसके अंदर के सारे जो स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाते हैं, वो नहीं चलते, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा और फिर से वापस आ जाएगा और एक आई की वैल्यू को बढ़ा देगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी, पहले क्या थी, आई की वैल्यू थी 0, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अब यहाँ पर फिर से वो वही करेगा, क्या नंबर्स ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो कीज के बराबर है, कीज के बराबर है। अब कीज में आ गया 12, है ना, मतलब 12 यहाँ पर था और कीज था आपका 89, फिर से कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो इफ ब्लॉक के अंदर ये 3 लाइन को तो वो चलाएगा ही नहीं, फिर से वापस आ जाएगा। अब आई की वैल्यू को फिर एक बढ़ा देगा, है ना, अब हो जाएगा 89। अब ये चेक करेगा कि क्या नंबर्स ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो मेरे की के बराबर है, तो नंबर्स ऑफ 2 में रखा है 89 और मेरा कीज भी है क्या 89। अब दोस्तों ये इफ का कंडीशन यहाँ ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। अब फॉन्ट की वैल्यू जो पहले में फॉल्स थी उसको चेंज करके ट्रू कर देगा। पोजीशन की वैल्यू पहले -1 थी, अब उसको आई कर देगा, आई की वैल्यू क्या थी मेरी 2, तो अब इसकी जगह आ जाएगा 2। अब यहाँ पर ये ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा मतलब कि अब ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी, ये पूरा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ये पूरा लूप से वो एग्जिट हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट आगे के स्टेटमेंट में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कि इफ फाउंड, अगर फाउंड ट्रू है तो अभी देखो फाउंड की वैल्यू क्या है, करंट में ट्रू है, तो ट्रू है ना, तो इफ कंडीशन के ट्रू होने पर इफ ब्लॉक चलेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एलिमेंट, और यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज करके किया है ना, तो एलिमेंट्स करके ये की दे दिया है, तो यहाँ पर की वैल्यू आ जाएगी, की वैल्यू क्या आ जाएगी 89, फाउंड एट इंडेक्स। अब पोजीशन की वैल्यू आपने क्या रख दिया यहाँ पर अभी 2 हो गई, है ना। तो अब जो आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एलिमेंट 89 फाउंड एट इंडेक्स 2। और मान लो अगर ये नहीं मिलता, मान लो आपने की का वैल्यू रख दिया था क्या 10, की का वैल्यू आप 10 रख देते, है ना, तो ये हर बार चलता। फॉर लूप कब तक ही चलता, जितने एलिमेंट है, जितने रेंज आपने दिया, 6 यहाँ का रेंज है तो वो क्या करेगा 5, तो मतलब 5 तक चलेगा, 0 से लेकर 5 तक, मतलब 6 टाइम तो चलेगा, 6 टाइम चलेगा, कोई एलिमेंट मिला ही नहीं, तो इफ कंडीशन कभी ट्रू होगा ही नहीं, कभी ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स की वैल्यू फॉल्स ही रहेगी, पोजीशन की वैल्यू -1 ही रहेगी। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा इफ फाउंड, तो यहाँ पर ये फाउंड भी तो क्या है फॉल्स है, तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स में जो था वही चीज़ प्रिंट हो जाएगा, यहाँ आएगा एलिमेंट 10 नॉट फाउंड इन द टपल, ये आपको मिल जाएगा। कमेंट में बताना क्या प्रोग्राम आपको समझ में आया, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इन टिप जरूर से ले लीजिए, वरना आप खुद ही ना क्या कर लेना कि इक्वल टू 10 रख दो, खत्म बात है, खेल ही खत्म। अब इसके बाद ये 10 को सर्च करेगा, बाद में आपको ये दे देगा रिजल्ट। तो अगर आपको छोटा डेटा है, आपके पास डेटा सेट कम है, ठीक है, तब उसके लिए लीनियर सर्च ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे भरमार है डेटा का, तब आप लीनियर सर्च लगाने चले फिर तो खत्म किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सर्चिंग से लिए गए ये क्वेश्चन, सर्चिंग हम लोग मेनली पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, पढ़ते हैं सर्चिंग।
है ना। सर्चिंग में दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है लीनियर सर्च जब सिक्वेंशियल वे में आप सर्च करते हो, दूसरा होता है बाइनरी सर्च जब आप क्या करते हो मेड निकाल के फिर करते हो सर्च। मेड वैल्यू निकालोगे, फिर मेड के साथ कंपेयर करोगे, अगर वो वैल्यू जो है वो छोटी रहेगी तो लेफ्ट की साइड जाओगे, फिर मेड निकालोगे, इस तरह से काम होता है। ठीक, तो इंडेक्स मेथड विथ मैनुअल लीनियर सर्च, इन दोनों में कंपेयर करना है, लीनियर सर्च और इंडेक्स मेथड दोनों में क्या डिफरेंस। यदि भी पाइथन में इंडेक्स मेथड पहले ही मौजूद है, लेकिन मैनुअल लीनियर सर्च अधिक कंट्रोल और कस्टमाइजेशन प्रदान करता है। एरर हैंडलिंग जैसे, क्योंकि ये भी इंडेक्स सीधे निकाल के तो दे ही दे रहा था, लीनियर सर्च भी काम क्या कर रहा है, इंडेक्स ही तो निकाल के दे रहा है। आप सीधा इंडेक्स लगा देते वहाँ मेथड, ये लीनियर सर्च क्यों लगा रहे हो, वही वाला बात। तो इंडेक्स मेथड वैल्यू ना मिलने पर वैल्यू एरर देता था ना, हमने पढ़ा था दो, है ना। एक तो मैंने फाइंड भी पढ़ाया था, फाइंड भी मैंने पढ़ाया था। तो फाइंड क्या कर देता था, अगर वो चीज़ नहीं है ना तो उसको वो क्या कर देता था, -1 रिटर्न करता था। आप याद करिएगा, स्ट्रिंग और लिस्ट में मैंने पढ़ाया था फाइंड मेथड में, -1 रिटर्न कर देता था। और इंडेक्स जो था ना वो क्या करता था, अगर वो चीज़ नहीं मिलता था तो वैल्यू एरर दे देता था। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू एरर, जबकि लीनियर सर्च में हम आसानी से नॉट फाउंड का मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। मल्टीपल ऑकरेंस, इंडेक्स केवल पहली पोजीशन देता है ना, पहली बार जो आया वैल्यू वो दे देगा। लेकिन लीनियर सर्च को अब हम थोड़ा मॉडिफाई करके सभी पोजीशंस ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी इंडेक्स ढूंढ सकते हैं उस वैल्यू के लिए, जितने भी इंडेक्स हैं सभी वो दे देगा। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी, लीनियर सर्च में हम कॉम्प्लेक्स कंडीशन, जैसे वह नंबर ढूंढो जो 50 से बड़ा हो, इस तरह का भी कंडीशन निकाल रहे हो, द नंबर ग्रेटर देन 50, ऐसा टाइप का आप कंडीशन देके भी चला सकते हो, पर इंडेक्स में ऐसा नहीं चला सकते। ठीक, तो साधारण सर्चिंग के लिए इंडेक्सिंग तो बेस्ट है, लेकिन लॉजिकल प्रोग्रामिंग और परीक्षाओं में स्टेप बाय स्टेप सर्चिंग दिखाने के लिए आपको मैनुअली लीनियर सर्च करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक, अब अगर समझ में आ गया होगा लीनियर सर्च का कुछ कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा देख लो। तो लीनियर सर्च की सबसे वर्स्ट केस क्या है, तो केसेस 3 तरह के होते हैं, है ना। केसेस क्या बताते हैं कि आपके एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या रही, कितनी अच्छा उस एल्गोरिथम ने काम किया, परफॉर्म किया। तो उसके लिए हमने ये 3 केस डिसाइड किए, एक तो होता है बेस्ट, एक होता है वर्स्ट और एक होता है एवरेज। ठीक है, बेस्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, किससे नहीं, ये मैं थोड़ा सा वैसे यहीं पर लिख देती हूँ, है ना। वर्स्ट वाले को हम लोग ओमेगा ऐसे लिखते हैं और एवरेज वाले को थीटा लिखते हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखना, पता नहीं मुझे पूछेगा कि नहीं, बस ये आगे लीनियर सर्च तो मैं बता दिया आपको, और ऐसी कोई बात नहीं। चलो, तो वर्स्ट केस मतलब होता है कि ना वो एलिमेंट सबसे खराब कब परफॉर्म किया, तो खराब कैसे करेगा बता रही हूँ मैं, बेस्ट भी बताती हूँ। जैसे कि टपल में आपने 3 एलिमेंट दिया और आपका जो की था वो 10 था, तो पहली बार एलिमेंट चला, एक ही बार चला, तो हम बोलते हैं कि टाइम और स्पेस दोनों कम लगे हमको, है ना। किसी एल्गोरिथम को चलाने में टाइम भी कम लगे और स्पेस भी कम लगे, तो वही एल्गोरिथम सबसे बेस्ट है। ये 10 देखिए, पहली बार आपने एल्गोरिथम चलाया, टाइम भी कम लगा, पहली बार में मिल गया, स्पेस में मेरे को ये सब स्टोर भी नहीं करना पड़ा, ये बेस्ट केस है, पहली बार में मिल जाए। वर्स्ट केस क्या होता है ना, आप जो वैल्यू ढूंढना चाहते हो वो था 100, अभी 100 ढूंढे जा रहे हो, मिला ही नहीं, ये होता है वर्स्ट केस। या तो जो आपका की था ना वो लास्ट एलिमेंट था, मान लो आपके पास 1000 एलिमेंट थे और 1000 नंबर में जो एलिमेंट था वही आपका की था, तो ये हो जाता है वर्स्ट, कि आपको टाइम भी ज़्यादा लगा, 100 टाइम्स आपने अपने एल्गोरिथम को चलाया, स्पेस भी ज़्यादा लगा क्योंकि कंपेयर करने के लिए आपने बार बार मेमोरीज ली, है ना, और जो भी ये टेम्पररी वैल्यूज़ आए उनको होल्ड करने के लिए आपने मेमोरीज अलग अलग एक्सेस किया, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो वर्स्ट केस में टाइम स्पेस ज़्यादा लगता है, तो उसको बोलते हैं वर्स्ट केस। ठीक है, तो जब एलिमेंट, अब एवरेज किसको बोलते हैं पता है, मतलब कि एक बार में भी नहीं मिला और वो लास्ट में भी नहीं था, कहीं बीच में मिल गया, मतलब बीच में मिल गया, तब वो एवरेज है। ठीक, तो जब एलिमेंट पहले इंडेक्स पर हो तब तो बेस्ट केस है, जब एलिमेंट बीच में हो तब तो एवरेज है, जब एलिमेंट आखिरी इंडेक्स पर हो या मौजूद ही नहीं है ना, या तो था ही नहीं वो की, या तो था तो लास्ट वाला था, तब ये वाला दिक्कत होता है, तो ये होता है वर्स्ट केस। ठीक, तो नंबर इक्वल टू मैंने ये रख दिया, अब मैं 40 को सर्च करूंगी तो ये लूप कितनी बार चलेगा, तो ये लूप 3 बार चलेगा, पहले 10 से कंपेयर करेगा, फिर 20 से, फिर 30 से, तो 3 बार चलेगा। लीनियर सर्च में ब्रेक स्टेटमेंट क्या उपयोग करता है, ये ब्रेक जो है एलिमेंट जैसे ही मिलेगा लूप से बाहर निकलने का काम आएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट इन अ टपल, अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी काउंट करना है कि वो एलिमेंट कितनी बार आया। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट।
तो क्या बोल रहे हैं, यह प्रोग्राम टुपल को ट्रैवर्स करता है और प्रत्येक यूनिक एलिमेंट की आवृत्ति को, जैसे कि पहली बार जब वो एलिमेंट मिलता है ना, तब वो कितने बार वो एलिमेंट आया उसको वो काउंट करके आपको दे देगा। जैसे ये अब मैं बोलूँ 10 कितने बार आया, 20 कितने बार आया, 30 कितने बार आया, 40 कितने बार आया, तो उस तरह का जो होता है प्रोग्रामिंग उसके लिए जो करेंगे वही होता है। मैंने लिस्ट में भी सेम करा के दिखाया और मैं इसके कराने का रीज़न भी यही है क्योंकि ये सिलेबस में एज इट इज़ दिया हुआ है कि ये प्रोग्रामिंग आप करके देखिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने ये रखा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो टपल मैंने पास कर दिया। अब मैंने प्रोसेस्ड में मैंने अभी ना ब्लैंक रखा है, क्यों? क्योंकि अभी कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ है, किसी को भी मैंने अभी नहीं देखा है करके, ठीक है। इसके बाद ना मैं प्रिंट कर देती हूँ 2 एलिमेंट और फ्रिक्वेंसी। तो ये ना इस तरह से दिखेगा, पहले एलिमेंट इस तरफ रहेगा ऐसे, फिर फ्रिक्वेंसी रहेगा, आउटपुट में ऐसा दिखेगा आपको। इसके नीचे मैंने प्रिंट कर दिया ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब इधर एलिमेंट आते जाएंगे तब फ्रिक्वेंसी आता जाएगा। फॉर आइटम इन माई टपल, अब फॉर लूप लगा रही हूँ, आइटम को, आइटम जो वेरिएबल है वो एक्सेस करेगा 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट को, ठीक। और कब तक करता रहेगा, जब तक एलिमेंट मौजूद है। तो अब यहाँ पर मैं पहले कंडीशन लगाती हूँ, इफ आइटम नॉट इन प्रोसेस्ड। तो पहले तो मैं ये चेक करूंगी कि ये जो आइटम है वो ये यहाँ पर नहीं है, प्रोसेस्ड में नहीं है। अगर वो नॉट इन वाला कंडीशन लगा रही हूँ, नहीं है ना, तब मैं क्या करूँगी, उसका फ्रिक्वेंसी ढूंढे। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, पहले 10 आया, 10 की फ्रिक्वेंसी को वो लिख दिया फिर से, ठीक है, मान लो जितने भी टाइम आया था उतने टाइम लिख दिया। फिर 20 में आया, जितने बार आया था लिख दिया। फिर से 10 में आया, जितने बार आया फिर लिख दिया। ये वाला दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ ना, उसको प्रोसेस में पहले चेक कर लेती हूँ कि प्रोसेस हुआ है कि नहीं वो एलिमेंट। प्रोसेस नहीं हुआ है ना, तब मैं आगे का काम करूँगी। तो नहीं हुआ तो मैं बोल रही हूँ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू माई टपल डॉट काउंट आइटम, ठीक। अब मेरा आइटम का वैल्यू क्या है, 10 है, तो मैं इसको काउंट ऑफ 10 कर देती हूँ। और किस में, माई टपल में। तो कितने बार आया है, तो 3 बार आया है। तो फ्रीक्वेंसी में जो है अब ये 3 आ गया, ठीक है। और आइटम में क्या आ गया, 10 आ गया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ पहले आइटम को, तो आइटम की जगह में 10 प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं मिटा देती हूँ ना, 1 मिनट बस रुकिए, इरेज कर देते हैं भाई इसको। ठीक, पहला क्या आएगा, आइटम था 10 और कितनी बार आया, ये 3 बार लिखा गया। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, प्रोसेस डॉट अपेंड आइटम। अब ये जो आइटम है वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो अभी प्रोसेस्ड में कुछ भी नहीं था, तो पहला जो है अब यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, वापस से लूप 4 में चला जाएगा, दूसरा एलिमेंट मिलेगा 20 को सर्च करेगा, 20 नॉट इन प्रोसेस्ड, कि वो 20 अभी प्रोसेस्ड में नहीं है ना, तब ये अंदर का काम होगा कि इसको भी काउंट करो कितनी बार है, उसको काउंट करेगा। तो यहाँ पर फिर से प्रिंट कर देगा आइटम को 20 और कितनी बार है इसको इधर प्रिंट कर देगा 2, ठीक है। फिर क्या करेगा, प्रोसेस को अपेंड कर देगा आइटम में, ठीक है ना, ठीक। तो आइटम क्या था हमारा 20, तो 20 को अपेंड कर देगा कम। फिर से वो आगे बढ़ेगा, अब फिर से 10 मिल जाएगा। अब यहाँ पर चेक करेगा 10 जो है नॉट इन प्रोसेस्ड, तो अब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया ना, तो ये ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, वो नेक्स्ट आइटम में चला जाएगा, नेक्स्ट आइटम मिलेगा 30। तो ऐसे काम चलेगा, ठीक। तो यह लॉजिक ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक एलिमेंट केवल एक बार प्रिंट हो। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रोसेस्ड में उन एलिमेंट्स को रखते जा रही हूँ जिसको मैंने प्रोसेस कर लिया, चाहे वह टपल में कितनी भी बार मौजूद हो। यह डेटा समराइजेशन के लिए एक इफेक्टिव तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी एक्सप्लेन द रोल ऑफ काउंट मेथड इन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन में। ये काउंट मेथड क्या काम कर रहा है ना। तो टपल, ये जो काउंट है ये एक बिल्ट इन मेथड है जो सर्चिंग और फ्रीक्वेंसी काउंटिंग के लिए बहुत जरूरी है और बहुत आसान बना देता है चीज़ों को। तो पहला, अगर एफिशिएंसी, बिना काउंट के हमें हर एलिमेंट के लिए नेस्टेड लूप चलाना पड़ता है। फिर हम हर बार क्या करते हैं, नेस्टेड लूप चलाते हैं, जिससे कोड और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसका सिंटैक्स सरल है, सीधे लगा दो, है ना, वेरिएबल डॉट करके मेथड लगा दो। इम्यूटेबिलिटी, चूंकि यह केवल डेटा को पढ़ता है, ये टुपल की इम्यूटेबिलिटी नेचर को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि इस तरह से अगर आप दोगे तो टी डॉट काउंट मेथड लगाओगे तो ये 3 रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन इम्यूट इसको चेंज थोड़ी करेगा टी को, बस ये निकाल के दे देगा आपको आउटपुट, ठीक। यद्यपि काउंट बहुत उपयोगी है, लेकिन बड़े सेट्स के लिए डिक्शनरी का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा है, ठीक। इसके जस्ट बाद डिक्शनरी पढ़ेंगे। अब अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी थोड़ा सा, तो इसमें से क्वेश्चन मैंने कुछ रखे हैं, देखो और बताओ। तो मैं यहाँ पर काउंट कर रही हूँ 3 को, कितनी बार है, 3 बार है, आंसर आ जाएगा क्या, 3।
फ्रीक्वेंसी काउंट करते समय प्रोसेस्ड लिस्ट का मुख्य उद्देश्य, प्रोसेस्ड लिस्ट मैं क्यों यूज कर रही थी, तो क्योंकि मैं टपल को सॉर्ट करना चाह रही थी, नहीं, एक ही एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को बार बार प्रिंट होने से रोकना चाह रही थी मैं, है ना, कि 10 जो है वो बार बार ना बताए कि 10 की वैल्यू 3 है, 10 की वैल्यू 3 है, बार बार ना आए, एक बार बता दिया मैं समझ गई, ठीक है, तो इसलिए फिर ये आंसर आएगा बी। तीसरा बोल रहा है काउंट मेथड क्या रिटर्न करता है यदि एलिमेंट टपल में मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है ना, तब वो क्या रिटर्न करेगा, टपल जो है वो 0 कर देगा, काउंट, है ना, 0 करेगा। फाइंड जो है अगर मौजूद नहीं है एलिमेंट -1 करता है। काउंट जो है फ्रीक्वेंसी बताता है, तो फ्रीक्वेंसी 0 है, अगर वो नहीं है तो नहीं है, 0 बताएगा। लेकिन इंडेक्स अगर आप ढूंढोगे इसमें इंडेक्स में लगाती तो वो क्या कर देता, वैल्यू एरर दे देता, ठीक। याद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूरे लिस्ट और टपल का वो यही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कम से कम एग्जाम के पहले ऊपर ऊपर से देख के जाना जरूर, इसको लिख लो अपने नोटबुक में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर दोनों में डिफरेंस देखें तो लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, और ये क्या होता है, म्यूटेबल। इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा रखते हैं, इसमें हम पैरेंथेसिस में। इसके एलिमेंट्स को बनाने के बाद आप मॉडिफाई कर सकते हो क्योंकि ये म्यूटेबल था, है ना, लेकिन इसको बनाने के बाद आप बदल नहीं सकते क्योंकि ये म्यूटेबल। अब इसमें आप अपेंड मेथड, एक्सटेंड मेथड, इंसर्ट और पॉप का यूज कर सकते हो क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस जो है वो एलिमेंट के मॉडिफिकेशन के लिए होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर इनका यूज नहीं करोगे। आप इसमें काउंट कर सकते हो, इंडेक्स निकाल सकते हो, है ना, मॉडिफिकेशन वाले काम नहीं करने हैं आपको, बाकी ये काम आप कर सकते हो। लेकिन ये लार्ज मेमोरी लेता है क्योंकि ये डायनेमिक होता है, बार बार चीजें आप चेंज होती रहती है, एक बार लिस्ट बनाया उसमें कुछ ऑपरेशन किए तो लिस्ट फिर बदल गया, कुछ और ऑपरेशन किए फिर बदल गया, तो डायनेमिक होता है। लेकिन ये जो है ये मेमोरी एफिशिएंट होता है क्योंकि इसकी साइज फिक्स होती है, बार बार चेंज तो हो ही नहीं रहा। तो टपल की तुलना में इसका स्पीड स्लो होता है क्योंकि ये है क्या, फास्ट, है ना। फास्ट का कारण भी यही है कि स्टैटिक मेमोरी है इसका, लेकिन ये डायनेमिक है तो चेंज होता है ना, तो इसलिए स्लो हो जाता है। जब डेटा को बार बार अपडेट करना होता है तब आप लिस्ट का यूज करो, लिस्ट बेस्ट है। लेकिन अगर आपको डेटा को सुरक्षित करना है, डेटा की सिक्योरिटी आप चाह रहे हैं, तो सिक्योरिटी के पर्पज से टपल यूज करो, टपल बेस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स डिफरेंस है जो आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है, कम से कम आपको 5 डिफरेंस अलग अलग, यही बार बार वही मतलब एक बार बताइए कि वो म्यूटेबल होता है, एक होता है इम्यूटेबल, फिर बोल रहे हो कि उसको चेंज कर सकते हो, उसको नहीं, तो उससे अच्छा है कि ना थोड़ा सा अलग लिखते हुए आप इस तरह से लिख देना, इस तरह से, ठीक, तो थोड़ा सा नंबर मिल जाएगा आपको, है ना। वैसे ऑल्दो मैंने यहाँ पर 6-7 डिफरेंस आपको बता ही दिए हैं, आपको मिनिमम 5 अच्छे डिफरेंस, मतलब थोड़े स्ट्रॉन्ग डिफरेंस याद होने चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाई आर टपल कॉल्ड इम्यूटेबल ट्यूमर एंड हाउ डज दिस इंप्रूव एन एडवांटेज ओवर लिस्ट, और लिस्ट की तुलना में इसका क्या एडवांटेज है, हम क्यों यूज कर रहे हैं, हमको पता है भैया इम्यूटेबल का मतलब होता है डेटा की सिक्योरिटी, तो उसी से रिलेटेड चीजें हम लिखेंगे। तो टपल की विशेषता यह है कि एक बार ऑब्जेक्ट बन जाने के बाद उसके स्टेट को आप चेंज नहीं कर पाते, यही अच्छी बात है इसमें टपल में। तो डेटा से चूंकि टपल के एलिमेंट को बदला नहीं जा सकता, तो गलती से या डिलीट होने या ओवरराइट के खतरे से तो आप बच जाएंगे, है ना, केवल रीड ओनली डेटा के लिए ये बेस्ट है। कंसिस्टेंसी बनी रहती है, यदि हम चाहते हैं कि कुछ वैल्यूज पूरे कोड में एक समान ही रहे तो टपल का उपयोग करो, तो वो हर जगह एक जैसा ही रहे। परफॉर्मेंस, पाइथन टपल के लिए मेमोरी ब्लॉक को पहले से ऑप्टिमाइज कर देता है जिससे डेटा को एक्सेस करना आसान और फास्ट। उसको मेमोरी लोकेशन वो दे दिया, उसके लिए वो फिक्स था, आप उसको एक्सेस करोगे आपको इजीली वो एक्सेस हो जाएगा। लेकिन टपल लिस्ट क्या है, बार बार चेंज करता रहेगा। डिक्शनरीज कीज, टपल्स का उपयोग डिक्शनरी की की के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। डिक्शनरी की कीज के रूप में भी आप टपल का उपयोग कर सकते हैं, जबकि लिस्ट का नहीं कर सकते क्योंकि कीज जो होते हैं वो होते हैं हैशेबल या अनचेंजेबल होते हैं, है ना। तो अगर आपको कीज को रखना है टपल में रख दो। यदि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो लिस्ट का यूज करो, यदि डेटा की सिक्योरिटी और स्पीड चाहिए तो टपल का यूज करो, ठीक। कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैंने रखे हैं, आप लिस्ट में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, आप देखना जरूर। तो ये टपल में मैंने 3 डेटा रख दिया, मैं टपल के सेकंड का 0 चाह रही हूँ, मतलब टपल के सेकंड का, भाई मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पर, उसको चेंज करके मैं यहाँ पर कुछ नया एलिमेंट रख रही हूँ, है ना। अब नया एलिमेंट रख रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट तो आ जाएगा, लेकिन ये जो टी है जिस मेमोरी वेरिएबल में पहले था वहां से हटके वो दूसरा बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर मौजूद लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, ठीक है।
ये क्योंकि ये म्यूटेबल था, अरे मैं गलत बता दी, मेरे को लगा ये ऐसा है 3 4, बट ये लिस्ट है, तो लिस्ट में तो आप ऑपरेशन कर सकते हैं ना, तो यही बोल। यदि भी टपल म्यूटेबल है लेकिन लिस्ट थोड़ी है, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। देखो भैया, है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा। आप कमेंट में बताओ ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्विजेस दिए हुए कुछ, जैसे कि इनमें से कौन सा ज़्यादा सिक्योर है, तो ज़्यादा सिक्योर तो टपल है ना, टपल है भैया, आंसर नहीं लिखा मैंने। सेकंड क्वेश्चन में से किसका टाइप इंट होता है, इसका टाइप इंट है या इसका टाइप इंट है, तो इसका तो नहीं है, इसका तो टपल है, और इसका नहीं है, इसका तो लिस्ट है ना, तो इसका दोनों ही नहीं है। तो क्या हम टपल में अपेंड मेथड नहीं लगा सकते भैया, ये म्यूटेबल है, नहीं लगा सकते। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आज की वीडियो से आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी, और लिस्ट जो है आपका थोड़ा और अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि मैं थोड़ा कंपेयर करते हुए पढ़ाई थी, ताकि लिस्ट की और भी चीज़ें आपको याद हो जाए। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, और लाइक करिए आज की वीडियो को, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है, ये चीज़ आप भी समझते हैं, है ना। चल, जब अब मैं नेक्स्ट जो पढ़ाऊँगी, मैं डिक्शनरी पढ़ाऊँगी आपको, और डिक्शनरी मैं पूरा ख़त्म कर दूँगी एक ही वीडियो में। ठीक है, ये सारे मेरा लगभग सारा नाम मैं आपको बताऊँ तो नोट्स तो सभी बना लिए मैंने, नोट्स मैंने सभी बना लिए, मेरा पाइथन का नोट्स प्रिपेयर है। मैं सोच रही हूँ ना कि CSA का वन शॉट लाऊँ, क्योंकि CSA को मैंने 6 से 7 क्लास में कंप्लीट किया है। मेनली मुझे मतलब 8 से 10 घंटे लगे CSA को कंप्लीट करने के लिए टोटल, मतलब अलग अलग क्लास में। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका एक ना पूरे नोट्स का ही, पूरे उसी नोट्स को ही मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं उसको समराइज करके पढ़ाऊँ थोड़ा, और उसका वन शॉट लेके आऊँ, मैराथन जैसा आप समझ सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताओ क्या आपको चाहिए ये, अगर ये क्लास चाहिए तो आप फिर मुझे कमेंट करना, आपका कमेंट देके मैं CSA का मैराथन बनाऊँगी ज़रूर। ठीक है, CSA मैंने बना लिया, और मैं नोट्स की बात करी थी तो मैं कंप्यूटर नेटवर्क बना ली, मैं इसका भी ना वन शॉट लेके आऊँगी, रिवीजन भी हो जाएगा जो पढ़ लिया और जो नहीं पढ़े हम। तो बहुत डिटेल नोट्स है, पर मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप मेरा नोट्स देख के पॉज कर करके चीज़ें पढ़ सकते हैं, पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे 2 से 3 घंटे में ख़त्म करना रहेगा, मान लो कंप्यूटर नेटवर्क, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं डिटेल में गई, है ना। तो इसको भी पढ़ाऊँगी ना वन शॉट, वो भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी मैं, मतलब ऊपर-ऊपर से चीज़ें बताऊँगी, पर इतना भी ऊपर-ऊपर से नहीं बताऊँगी कि आपको चीज़ें समझ में ना आए। ठीक है, और सोसाइटी लॉ एथिक्स का भी मैंने बना लिया, AI टूल्स का मैंने नहीं बनाया, तो मे बी उसका वीडियो मैं लास्ट में लाऊँ। ठीक है, तो कुछ नोट्स तो बन गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी मैं डेली लाऊँ वीडियोस, है ना। और ये जो आज का वीडियो है ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, KVS, NVS, EMRS, स्कूल एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए तो है। ठीक है, बाकी मैं अभी तो बाइलिंगुअल ही ला रही हूँ नोट्स, है ना, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि मैं इंग्लिश भी लाऊँ। तो अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट आपको बहुत मतलब लग रहा होगा कि बेनिफिशियल है आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अगर आपको इनके इंग्लिश के नोट्स भी चाहिए, तो जैसे ही एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं फिर मैं इसके इंग्लिश के नोट्स भी अपलोड करना शुरू कर दूँगी। और अगर आप कमेंट में मुझे और भी कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जिसके कंटेंट आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उनके कंटेंट भी ला सकती हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाऊंगी आगे। पर नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको डिक्शनरी पूरा पढ़ाऊंगी, खत्म कर दूंगी डिक्शनरी। ठीक है, एक ही क्लास में, ऐसे डिक्शनरी में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं। ठीक है, पर जो कॉन्सेप्ट है वो नए हैं, मैं ये भी बताऊंगी आपको, जो कॉन्सेप्ट है वो नए हैं, इसके जो मेथड्स हैं वो भी नए मेथड है बहुत सारे, मतलब कीज़ और वैल्यूज़ पे काम हो रहे हैं, तो कीज़ पे हम पहले काम नहीं कर रहे थे, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल पे, तो इसलिए थोड़े से यहाँ पर नए मेथड्स आपको दिखेंगे, कुछ फंक्शंस भी आपको नए दिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपका सेहत अच्छा हो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो टेक केयर।